सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया रहे कि प्रीलिम्स को जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। और जल्द आई विल स्टार्ट द 5 AM सीरीज़ जो हम लोग चलाएँगे, मतलब प्रीलिम्स तक कंटिन्यू रहे। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ही, उसके बाद एक टॉपिक आपका आता है दैट इज स्पॉट बिल्ड पेलिकन। तो ये एक टॉपिक है दैट इज लिंक्ड विथ एनवायरनमेंट, दिस इज एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक। सेकेंड इज अबाउट इंडिया फ्रांस म्यूजियम कोलैबोरेशन। तो कल्चरल लिंकेज पर आप जब चर्चा करते हैं, आईआर बेस्ड कोई टॉपिक होता है तो इम्पॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल आर्गूमेंट के रूप में आप मेंशन कर सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी फ्रेम इसमें हो सकता है। फिर इसमें तमिल इशू को लेकर है, जो नए प्रेसिडेंट हैं आपके श्रीलंका के, उनके विजिट के कंटेक्स्ट में है ये। और कुछ क्या क्या पॉइंट्स है इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, एडिटोरियल का टॉपिक है, तो कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग दैट इज़ फॉक्सटोन वाइट हाउस क्या है, न्यूज़ में है, इमेज आई है, तो इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती, हो सकता है कि अगर आप एकदम नए हैं एग्ज़ाम को लेकर तो आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट लगे। कभी भी कोई इशू होता है उसको बनने में टाइम लगता है। जैसे मान लो आज कुछ न्यूज़ आई, फिर धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट उसमें होंगे, तो हम ऐसा कमेंट्री टाइप अगर कंटेंट कवर करेंगे कि आज ये आया तो आज ये आया, इट्स बेटर आपको थोड़ा सा वेट करना है। हॉलिस्टिकली न्यूज़पेपर में उस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जाता है। तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिसको जो कि मतलब अपना डिटेल्ड वे में अपने आप ही कवर हो जाएंगे, चाहे वो संडे के दिन हो जाए या आप कह सकते हैं कि बीच में वीक में किसी भी दिन एक डिटेल टॉपिक उस पर आ जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम डायरेक्ट एक साथ कवर कर ले रादर देन हम कमेंट्री को कवर करें। ठीक है, ये अप्रोच मैं फॉलो हमेशा से करता हूँ। आप, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। मेंस का क्वेश्चन मैं फ्रेम नहीं कर पाया आज। चलो ये पुराना क्वेश्चन, मतलब कल का क्वेश्चन आप लोग जो है हाँ गो थ्रू हो जाना। और आंसर इवेल्युएशन के लिए आकलन प्लस है, तो आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग अपना देख सकते हैं। बाकी कोर्सेज की डिटेल मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करूँगा। प्रीलिम्स का जो बैच है वो ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है, जल्दी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे उसकी। क्वेश्चन देख लो, ये लेक तुर्काना हैज़ ऑफन बीन इन न्यूज़ ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ डेंजर सिंस 2018 ड्यू टू फियर of heavier rain over Lake Turkana river inflows induced by climate change, which could raise water level in the lake itself and increase the likelihood of severe flooding. The Lake Turkana is located in which of the following country? तो चलो ये तो कॉमन सा है। अब इसमें ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, जो ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि ऐसा कौन सी लेक है जिसमें इस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, और अफ्रीकन मान लो कोई लेक है तो उसमें इस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसी कौन सी लेक है? तो यहाँ पे यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज लेक्स। आपको पता होना चाहिए कि वो लेक जो है जिसमें इस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, द नेम ऑफ दैट लेक इज लेक तुर्काना। तो ये पॉइंट याद रखना है। और लास्ट में इसका आंसर, मतलब आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लास्ट में देखेंगे। पहला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज स्पॉट बिल्ड पेलिकन। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आप लोग की कई लोग का कन्फ्यूज़न आता है, बोले सर मैं स्टैटिक पे फोकस कर रहा हूँ। स्टैटिक, देखो स्टैटिक तो आपको पढ़ना ही है, बिना स्टैटिक की चीज़ें नहीं है। स्टैटिक में कुछ सोर्सेस हैं वो आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में चीज़ों को अप्लाई करना है। ख़ास तौर से पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें हैं, इकोनॉमी, मतलब सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन आपको ऑलमोस्ट सीखना है। अगर आपका स्टैटिक पूरा नहीं है, जैसे कई जो लॉजिक आपको मिलते हैं, जैसे आप देखोगे ना, जैसे आपके खुद के अंदर ये लॉजिक जो डेवलप हुआ होगा, और देखो प्रीलिम्स में या मेंस में कि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने अपने स्टैटिक का अच्छा एप्लीकेशन सीखा है, या कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को न्यूज़पेपर बेस्ड जैसा हम लोग कवर करते हैं वैसा कवर किया है, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनकी थॉट प्रोसेस कैसा होता है? उनका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि यार मैंने स्टैटिक कर लिया, अब मुझे कोई एक कंपाइलेशन कर लूँ, उससे काम बन जाएगा। यहाँ पे आपको ये समझना है कि जैसे सपोज़ करो कि इसका, जैसे आप पॉलिटी मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटी आप पढ़ते हो। अब पॉलिटी में कई ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें स्पेसिफिकली अगर वो न्यूज़ में है, तो वो चीज़ जो न्यूज़ में है, अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा तो भले स्टैटिक से वो जुड़ा हुआ, तो आपको कुछ नई चीज़ भी मिलेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है
फोकस कर पाओगे उस टॉपिक पे, अपने स्टैटिक पे भी, और जो टॉपिक है जो आप कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में पढ़ रहे हो उस पर भी फोकस कर पाओगे, तो उसमें आपको एडवांटेज मिल पाएगा। दूसरी चीज़ ये भी आपको देखनी है कि जैसे जोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर, ये पूरे कंटेम्प्रेरी बेस्ड हैं, और इनका वेटेज अगर आप प्रीलिम्स में देख लो या मेंस में देख लो तो अच्छा वेटेज है, मतलब आप इनको इग्नोर करके सिलेक्शन नहीं पा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, देखो इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए। आजकल तो देखो करंट अफेयर के कोर्स तो सभी जिनको मन किया वो लॉन्च कर ही रहे हैं। अब मार्केटिंग और उस सब में चीज़ें लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि कंटेंट आपको बहुत अच्छा और रेलिवेंट कवर करना है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बेस्ड के पीछे नहीं भागना है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट आपको इतना एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, यह ध्यान में रखना है। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए अभी मैंने जैसे पहले प्रहार बैच भी लॉन्च कर दिया है। अभी मैं प्रीलिम से स्पेसिफिक एक करंट अफेयर का बैच भी लेकर आ रहा हूँ, जिससे करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए और प्लस 2 साल के कंटेंट न्यूज़पेपर बेस्ड जो भी अलग अलग सोर्सेस हैं वो भी आपके कवर हो जाए, और जो प्रीलिम्स का जो बैच है उस पर भी वो चीज़ें आपकी कवर्ड है, वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट, जोग्राफी के जो चीज़ें होती हैं, टॉपिक्स होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनके जो आपके स्टैटिक तो ठीक है, लेकिन जो आपके कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है उन पर बहुत नज़र है। अब यहाँ कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है लगभग 2 साल। अगर आप 2 साल का कवरेज अच्छा नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन सोर्स एक फॉलो करना, 50 सोर्स में तो देखो कवरेज नहीं होगा। दूसरा, कंटेंट मैनेजमेंट एक बड़ा इशू रहता है। वो अगर आपको नहीं है आता कि कैसे जो भी पढ़ रहा है उसको कैसे हम लोग मैनेज करें उस कंटेंट को, तो भी एक सीरियस इशू है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो स्पॉट बिल्ड पेलिकल की बात करें तो ये मेनली प्रिडोमिनेटली फाउंड इन फ्रेश वाटर कोस्टल हैबिटेट। तो ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। जो कोस्टल हैबिटेट है ना, अलॉन्ग द कोस्टल रीजन अक्रॉस एशिया, ये पाया जाता है। फिश के पॉपुलेशन को मेंटेन करने में इसका महत्वपूर्ण रोल आपका होता है। ये इसके यूनिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका बिल, मतलब ये जो चोंच टाइप है, ये भी यूनिक है, ये भी कहा गया। प्रोमिनेंट इसमें स्पॉट्स होते हैं, एज अ प्रोमिनेंट स्पॉट्स इसमें देखने को, जैसे आप देखोगे ना इसमें ये स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये प्रोमिनेंट स्पॉट्स होते हैं। और इसकी साइज़ मतलब लाइक अप टू 1.6 मीटर्स इन विंग स्पैन आपकी तरह हो सकता है। तो एटलीस्ट ये जो डिस्टिंक्टिव बिल वाला जो चोंच है ना, इतनी बड़ी सी, और उस पर स्पॉट्स हैं, ये इसका यूनिकनेस है। आजकल आप देखोगे तो कोई ऐसी स्पीसीज़ की कुछ फीचर्स बता देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे ये पिसिवोरस, मतलब ये मछलियाँ ज़्यादा खाते हैं, कंज्यूम आपका करते हैं। एंड ये अपना हंटिंग टेक्निक के लिए, कोऑपरेटिव हंटिंग टेक्निक के लिए जानी जाती है। पेलिकन्स कैन ड्राइव फिश टूवर्ड्स शैलो, मतलब ये कुछ ऐसा करेंगे कि अपने आप जो फिश है वो थोड़ा सा किनारे की तरफ चले जाए और फिर उसको पकड़ के खा लेंगी। ब्रीडिंग सीजन इनकी अगर देखा जाए तो नवंबर मार्च के बीच में है। और प्रिफर्ड नेस्टिंग जो लोकेशन है रिवर के अलॉन्ग है, रिवर, आइलैंड, लेक्स वहाँ पे हैं। उसका लोकल कम्युनिटी जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं प्रोटेक्टिंग नेस्टिंग साइट्स। ये भी आपको, इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है ये नियर थ्रेटेंड, एक बार इसको चेक कर लेना, क्योंकि मैंने भी नेट से ही देखा है कि ये बदला तो नहीं है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है उसमें कोई चेंजेस या कोई किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हुआ। तो दे आर फाउंड इन शेड्यूल 4, हंटिंग प्रोहिबिटेड है। इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो दे आर फाउंड इन शेड्यूल 4, हंटिंग जो है इसमें आपकी प्रोहिबिटेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एंड फ्रांस साइन MOU। अब देखो और दूसरे एग्ज़ाम्स में एक अगर आप देखते हैं तो कई बार पूछ लेते हैं कि हाल में किस देश ने साइन किए नेशनल म्यूज़ियम कंटेक्स्ट में, या म्यूज़ियम कंटेक्स्ट में किन 2 देशों ने साइन किया, हाल में भारत ने किसके साथ साइन किया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट कई बार आते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मतलब अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो एक चीज़ ये भी देखना है कि इस टॉपिक को, इस आर्गूमेंट को आप आगे लिंक कैसे कर सकते हो। लाइक इफ़ यू से कि देयर इज़ अ कल्चरल लिंकेज, इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट, सो इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द कल्चरल एस्पेक्ट और कल्चर संस्कृति के प्रमोशन और परसेप्शन या फिर कल्चर के अंडरस्टैंडिंग, वो उसके लिए म्यूज़ियम्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और हम एक जो अपना एक, जब आप एक अच्छा रिश्ता डेवलप करते हैं किसी देश का, सांस्कृतिक रिलेशन या कल्चरल रिलेशन डेवलप करना एक जिम्मेदारी होती है, और उसमें ऐसे कदम बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसा आप एग्जांपल भी लिख सकते हो। तो इंडिया और फ्रांस ने किया है, MOU साइन भी किया है। म्यूज़ियम का नाम रखा गया है युगा युगीन भारत, ये आपका रखा गया है, और मॉडल किया जाएगा आफ्टर द लोवरे इन पेरिस। और
एक बार कंप्लीट होगा वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूज़ियम हो सकता है, ये आपका रह गए। और जो एग्रीमेंट जो साइन किया गया है ये याद नहीं रखना है, और उस पर और लोग भी प्रेजेंट थे। अब इसमें देखो ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी प्रेजेंट थे, उन्होंने भी कल्चरल जो लिंकेज है उसकी बात की। उसके बाद जो सॉफ्ट पावर है आप कह सकते हो उस पर एम्फोसाइज़ किया गया। सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर दो चीज़ें होती हैं। हार्ड पावर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई देश अपनी मिलिट्री या इकोनॉमिक माइट का इस्तेमाल करता है, मतलब अगर उसे अपना कुछ काम कराना है, जैसे मान लो कि पैसा देगा, ये लो चलो ये करो, जैसे चाइना करता है। दूसरा आपके पास एक और स्थिति रहती है, ये है लाइक इकोनॉमिक माइट की जगह फिर आपका मिलिट्री कि डरा धमका के करेगा। तो ऐसा जो अप्रोच बना के ज़बरदस्ती का रिलेशन बनाते हैं, तो ये होता है हार्ड पावर। इट इज़ कॉल्ड एज हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आप जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल लिंकेज इस्टेब्लिश करते हो, ठीक है। साइकोलॉजिकल लिंकेज जैसे आप देखो, आप मान लो आप किसी अपने गांव में हैं, ठीक है। तो मान लो किसी शहर के कोई भी राज्य है, स्टेट है, उसकी कैपिटल में मिलते हो। अगर आप एक ही गांव से दोनों रहोगे तो एक अलग बॉन्डेज आप एक दूसरे में देखोगे, है ना। तो इसी तरीके से मान लो किसी देश में हो और आपको ये है कि आप इंडिया से हो, तो एक लिंकेज बन जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल लिंकेज है। साइकोलॉजिकल लिंकेज का बेसिस अलग अलग हो सकता है। साइकोलॉजिकल लिंकेज के पीछे एक रीज़न आपका कई मतलब जैसे योगा के माध्यम से हो सकता है, कल्चर के माध्यम से हो रहा है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम मतलब इंडिया और फ्रांस बेसिकली अपनी पार्टनरशिप को बढ़ा के एक मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड एक महत्वपूर्ण टर्म है जो हमेशा आपके जैसे आईआर में जो वोकैब है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं कि एक पोल ऑफ पावर आपका नहीं है, मतलब सिर्फ एक देश ही पावरफुल नहीं है, देयर आर डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर आपके प्रेजेंट हैं। तो भारत और फ्रांस इस व्यू को शेयर करते हैं, क्योंकि देखो एक अगर यूनिपोलर होगा तो वो अपनी हेजिमनी रखेगा, वो वही चाहेगा जो मतलब उसके मन का नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ें दिक्कत करेगा। जैसे यूएस की हेजिमनी, कई बार हमें ऐसे शब्दों का चयन करता है। यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। सो इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ों में भी लिंकेज इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसमें हमारे अंदर कॉम्पिटिटिवनेस ना हो। जैसे मान लो आर्थिक रिलेशन अब डेवलप करते हैं, तो उसमें ये होता है कि यार तुम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हो और इतना इंपोर्ट कर रहे हो, हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, तुम उतना एक्सपोर्ट कर, मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस होगी। बट जब एक भाषा, एक लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज हो गई, कल्चरल एस्पेक्ट के दूसरे जो डायमेंशन है, उस बेसिस में जब आपका एक लिंकेज बनता है, तो जितना उसका फैलाव होता है उतना देशों के रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि जो बेसिस है रिलेशन का वो वेरी करे, वो एक एकरूपता की तरफ ना हो, मतलब एक फैक्टर पर निर्भर ना करे, यूनिफॉर्मिटी की तरफ ना रहे, डाइवर्सिटी जो है वो रहे, प्लस जो डायमेंशन है रिलेशन के वो वेरी करे। तो ये इस चीज़ में सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण जो रोल होता है, जो डिफरेंट चीज़ें आपकी सॉफ्ट पावर के कंटेक्स्ट में होती हैं, वो मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं रियलिटी चेक ऑन यहाँ पे श्रीलंका तमिल। अब इन्होंने अपना कुछ पॉइंट दिए हैं, अपने कई सारे जो पॉइंट्स इन्होंने अपने हाईलाइट किए हैं, बट हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स पहले, फिर उसके बाद इनके द्वारा जो आर्गूमेंट दिया है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है ये मतलब हमारा देश है और ये आपका श्रीलंका है। अब यहाँ पे जो बातचीत ये चल रही है कि ये देश और श्रीलंका के रिश्ते की बात हो रही है। अब इस चीज़ को समझना, कभी भी किसी देश के रिश्ते जो हैं उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। दूसरा कि जो पास्ट की चीज़ें हैं वो भी अफेक्ट करती हैं। पास्ट की चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है तमिल एस्पेक्ट, तमिल इशू है, ठीक है। तो जैसे अगर आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखोगे तो जो तमिल्स थे काफ़ी सारे माइग्रेट करके आपके श्रीलंका गए थे। ब्रिटिश टाइम की अगर बात किया जाए तो माइग्रेट करके गए, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन जब था तो यहाँ से माइग्रेट करके गए थे, उन्हें लेबर के रूप में रखा गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसी जगहें वहाँ पे अपना सेटलमेंट कर लिया। फिर श्रीलंका अपना आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद फिर वहाँ के जो सिन्हालीज़ होते हैं, सिन्हालीज़ जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, ठीक है, फिर कई चीज़ें कन्फ्लिक्ट की स्थिति आई, लॉज कुछ ऐसे पास हुए, जैसे मान लो कि तमिल को भाषा के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, रिप्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिन्हालीस को था, तमिल्स को नहीं था। अब वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन तमिल श्रीलंका में रहते थे तो वो अपने आप को श्रीलंका का ही मानेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ, फिर एलटीटी का गठन हुआ है, फिर उसमें सिविल वॉर की स्थिति श्रीलंका के अंदर हुई। तो ये एक स्थिति बनी रही, मतलब तमिल एक बड़ा इशू है।
फिर एलटीटी का खात्मा हुआ, फिर उसके बाद जो तमिल्स हैं उनके राइट्स की बात हुई, तो एक संविधान में उनके मतलब एग्री किया गया। जैसे इंडिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैं और प्लस श्रीलंका के प्रेसिडेंट जयवर्धने थे, उनके बीच एग्रीमेंट साइन किया गया था और उस एग्रीमेंट में एग्री कुछ चीज़ों पर किया गया था कि तमिल्स को राइट्स दिए जाएंगे। और एक अमेंडमेंट की बात की गई थी, दैट इज़ 13th अमेंडमेंट। जो 13th अमेंडमेंट है उनके संविधान में, उसमें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, जो तमिल वाले एरिया है उनमें ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, वो आज तक नहीं इतना अच्छे तरीके से मिला। तो भारत भी अपने कंसर्न को रेस करता है। इसके पीछे जैसे जो भी सेंटर में सरकार है तो वो भी इशू को रेस करती है, स्टेट में गवर्नमेंट है वो भी इशू को रेस, स्टेट का तो ये है कि चलो रेस करेंगे तो उनको पॉलिटिकल एक रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को रेस किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनका कनेक्शन बना रहता है। दूसरा एक ये भी है, फिशिंग वाला भी एक कंसर्न रहता है। बहुत सारे भारतीय जो है क्रॉस कर लेते हैं और इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो क्रॉस कर जाते हैं, तो जो श्रीलंका के फिश वो पकड़ लेते हैं उनको। जैसे एक फेमस फ़िश टूना है, उसको पकड़ने के, क्योंकि बहुत महंगी होती है तो उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और क्योंकि ट्रॉलर और इनका इस्तेमाल होता है तो जो सस्टेनेबल फ़िशिंग ना प्रैक्टिस होने की वजह से इधर जो फ़िशिंग पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो चुका है, इधर बचा हुआ है। फिर एक कच्छातीव नाम का आइलैंड है, 1976 के अंदर हमने श्रीलंका को दे दिया। उसके अराउंड भी काफ़ी फ़िशिंग पोटेंशियल है, बट क्योंकि श्रीलंका का दे रखा है तो वो हमें अलाउ नहीं करता है। कुछ कंडीशंस हैं जैसे नेट सुखाना और ये सब के लिए अलाउ करता है, लेकिन कई चीज़ें में जैसे उसने कच्छातीव आइलैंड को अपने रिलीजन से जोड़ लिया और है ना, कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ऐसे कई इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग सेपरेटली भी कभी चर्चा करेंगे। तो ये है, प्लस चाइना का प्रेजेंस अच्छा खासा यहाँ बढ़ा है। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो चाइना है, तो चाइना ने इवन आप देखोगे कि भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मिसाइल टेस्टिंग की थी। मतलब एक ही टाइम में मल्टीपल जो है मिसाइल्स लॉन्च हो सकती हैं, मतलब एक ही मिसाइल में मल्टीपल टारगेट हिट हो सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना उसका नाम क्या है, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो उसके उस समय उनका ये सर्विलियंस वाली एक जहाज़ यहीं खड़ी हुई थी, श्रीलंका की वजह से ही है। अब वो कहते तो ये हैं कि हम समुद्र को पढ़ने आए हैं, उसकी टोपोग्राफी पढ़ने आए हैं, और उस पर हाईली एडवांस जो है सेंसर्स और ये सब लगे हुए थे। तो चाइना भारत के एकदम सदन के नीचे आ सकता है, वो श्रीलंका की वजह से आ सकता है। तो वो अप्रहेंशन भी हमें अपना एड्रेस करना है और एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना है। तो ये एक बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा देखना है। अब इसमें जो चीज़ हमें ध्यान मतलब देखना है कि जैसा भी उन्होंने विज़िट किया, ठीक है, तो हाईलाइट किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर में कि वार्मथ ऑफ बायलैटरल रिलेशन है, प्लस स्ट्रेटजिक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि जो पोजीशनिंग है प्लस हमारा जो एक लिंकेज रहा है वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, और इस पॉइंट्स में जो 34 पॉइंट्स थे अलग अलग डायमेंशन से रिलेटेड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, जिसमें कहा गया जो तमिल एस्पिरेशन है वो इंक्लूडेड नहीं था। तो ये एक है, उसका तमिल जो राइट्स को एड्रेस करना महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, रिमार्क्स हिंटेड एट द नीड फॉर श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एड्रेस द तमिल राइट्स को एड्रेस करने की बात की गई थी, बट जॉइंट स्टेटमेंट में इस चीज़ पर चर्चा इतनी अधिक नहीं की गई। स्पेशल फोकस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत भी कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे रन कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे जो है फोकस आपका किया गया। तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ आपके वहाँ पे जो राज्य हैं उन पे इलेक्शंस होने हैं, संविधान का अमेंडमेंट अगर प्रस्तावित है तो ये देखना है, प्लस वहाँ की जो पार्टीज़ उनके जो मैनिफेस्टो है उनका खुद का, तो उसमें भी जो वहाँ की काउंसिल्स आपकी होती हैं, प्रोविंशियल काउंसिल्स आपकी होती हैं, तो वहाँ पे उनको मतलब उनको रिस्टोर करने की बात की गई। मतलब एक तरीके से, क्योंकि प्रोविंशियल काउंसिल को अगर आप रिस्टोर करते हैं तो किसी भी जो भी राज्य और पर्टिकुलर एरिया है, जैसे हमारे देश में भी देखोगे ना शेड्यूल 5-6 में ऑटोनॉमस काउंसिल और इनकी बात की गई है, जहाँ पे जो लोग हैं उन्हें एक प्रकार का एक स्पेशल एक आप कह सकते हैं कि उनको स्पेशल तरीके से वो एक पार्टनरशिप मतलब एक रीजन है वहाँ पे, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है अगर रह रही है, ट्राइबल कम्युनिटी हमारी रह रही है, तो वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर सकते हैं और लोकल रिसोर्सेज का लोकल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोविंशियल काउंसिल को रिस्टोर करना, ये बात की गई है। मतलब वहाँ की जो पार्टीज़ उनका मैनिफेस्टो की बात अगर की जाए, 13th अमेंडमेंट जो है
ये टर्म अवॉइड किया गया है प्रेजेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। अब इसको कैसे देखते हैं ये भी देखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी है, तो इंडिया का फोकस मेनली अब चाइना के इन्फ्लुएंस को कैसे काउंटर किया जाए। तो चाइना अगर बहुत, जैसे चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट पर अपना एकदम कब्जा कर रखा है 100 साल के लिए, लीज में ले लिया, तो अब ये भी कंसर्न है। तो भारत अगर मान लो कुछ ऐसे इश्यूज़ को रेस करता है जहाँ पे जो कि चाइना जो कि श्रीलंका को चाइना की तरफ क्लोज ले जा सकता है, तमिल इशू वहाँ का भी एक आप कह सकते हैं कि ऐसा इशू है जो कि एक वी कैन से कि मतलब लोकल जो सेंटिमेंट्स हैं उसको अराउज कर सकता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको टच नहीं करना चाहेगी श्रीलंका की। तो भारत उसको इंटरनली कैसे बैलेंस करता है वो अलग चीज़ है, लेकिन भारत का एक जो शिफ्ट है या एक फोकस है वो यही है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर थोड़ा बहुत किया जाए, ये है। अब यहाँ पे तमिल क्वेश्चन को उसी पैरेलली एड्रेस करना वो भी ज़रूरी है, उसको किस तरीके से किया जाता है वो देखना है। तो श्रीलंका को इंडिया चाइना के बीच में बैलेंस मेंटेन करना, इसका बेनिफिट भी ये लोग लेते ही हैं काफ़ी हद तक दोनों के बीच में। जो भी कंसर्न होता है तो उसमें फिर ये जो छोटे देश होते हैं उसका बेनिफिट जो है लेते हैं। चलो ये इमेज आप देख लो, इसे फॉल्कस्टोन वाइट हॉर्स बोलते हैं और ये चैरिटन हिल है वहाँ पे बनाया गया है, ये जो कि फॉल्कस्टोन कैंट साउथ ईस्ट इंग्लैंड के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये इट ओवरलुक्स द इंग्लिश टर्मिनल ऑफ चैनल टनल। ये जून 2003 में कंप्लीट हुई थी। इसका डिज़ाइन किसने किया था, शायद इंक्लूड, हाँ ये लोकल आर्टिस्ट है चार्ली नेविंगटन, इन्होंने इसको बनाया था। ये प्रीलिम से स्पेसिफिक है, आप चाहो तो रीड कर लो, इसको समझाने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि यूपीएससी को बहुत मज़ा आता है इस टाइप के टॉपिक्स को, यूनिक होते हैं उसको कवर करने में। और हमेशा इस चीज़ को याद आपको रखना है कि जैसे जैसे आप मान लो यही टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते हो, एसएससी में मान लो एक चलो ये ना पूछ भी लेंगे तो एक जगह पूछ लिया, यूपीएससी में देखो क्या होगा कि उसी टॉपिक तो वही रहेगा लेकिन उसके डेप्थ में ज़्यादा चले जाएंगे, बस यही अंदर होता है। कई सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं कि कॉमन सा टॉपिक होगा लेकिन वो डेप्थ में चले जाएंगे, ये स्थिति आपकी रहती है। चलिए, क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था, मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से बताना। और ये जो मैं आपके लिए प्रीलिम्स का भी जो बैच है आपका जिसमें स्टैटिक करंट अफेयर दोनों हैं, तो उस बैच के अंदर ऐसे कंटेंट भी आपको कवर्ड रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ में बाकायदा मैं जो आपका चल रही है, जिसका 12th या 13th टेस्ट इस मंडे को शेड्यूल्ड है आपका, आज उसका सिलेबस मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग जो है वो कंटेंट को पढ़ते रहो क्योंकि बाद में वो नहीं हो पाएगा। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ बना के उसमें दे रहा हूँ, तो आप स्टडी मटेरियल पढ़ते जाओ, जिन्होंने कर लिया है उनको बहुत एडवांटेज रहेगा। तो ऐसे ही कंटेंट कंपाइल कर करके आपको मैं दिए जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाओ उनको बढ़िया तरीके से, है ना। इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, तो उसको आप पढ़ते जाओ। और है ना, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। और ठीक, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। और ये जो आपका बैच है बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग जनवरी में भी 1 से 2 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे कंप्लीट कवरेज। सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी मैं इसमें कवर करूँगा, एनसीईआरटी मैपिंग, मतलब जितना आपको स्टार्टिंग में कवर करना सब रहेगा इसमें प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें जो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरत है, जैसे जो आपका एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे यूपीएससी के क्वेश्चंस के माध्यम से, पीवाईक्यूज़ भी देखेंगे। 2 साल का कवरेज जो रहेगा प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर वो भी मैं आपको स्पेसिफिकली इस कोर्स में दूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्स है अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ये नंबर आप याद रखो, कोई क्वेरी इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, दैट इज़ 9057921649। जो स्टडी मटेरियल जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये भी अलग से है आपका, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है आपकी, ये अलग अलग कोर्सेस हैं काफ़ी सारे, आप गो थ्रू हो सकते हैं। आकलन प्लस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने आंसर का एवेल्युएशन आपका होगा, एसे का कोर्स है, एग्रीकल्चर है, टेस्ट सीरीज़, और ये सब कोर्सेस हैं आपके अलग अलग। ठीक है और कोई क्वेरी तो ये नंबर आप हमेशा याद रखो, इस पर आपको मैसेज करना। भी 4-5 डेज से नहीं चीज़ें आपको रिप्लाई हो पा रही होंगी बिकॉज कुछ कंसर्न है ना, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तो कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसी हैं कि आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, बट टीम जो है जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर देगी जो भी आपके मैसेजेस हैं उन चीज़ों को। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेस हैं आप देख सकते हो। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करना है, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप अपने जो लाइक कि PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये हिंदू का अलग से एक टेलीग्राम चैनल भी है,
उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने कल दिया था, अगर जिन्होंने नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।